1948 का साल दुनिया के इतिहास में एक नया मोड़ लेकर आया। इस साल एक नए राष्ट्र का जन्म हुआ जिसका नाम था इजराइल। यह एक तरह से यहूदी समाज के लिए अपने पूर्वजों की मिट्टी पर वापस लौटने का एक सपना सच होने जा रहा था। यह समाज जो यूरोप के होलोकॉस्ट के बाद बिखर गया था, जहां करोड़ों यहूदी लोगों की हत्या हुई थी, अपने लिए एक नई जगह तलाश कर रहा था। यह एक मानवीय संकट था जिसे दुनिया देख रही थी, लेकिन यह जगह जो उनका वतन मानी जा रही थी, एक और कौम के लिए भी उतनी ही पवित्र थी। फिलिस्तीन के लोगों के लिए यह जमीन उनके लिए उतनी ही पवित्र थी जितनी यहूदी लोगों के लिए, क्योंकि यह इलाका उनके धर्म, संस्कृति और इतिहास का हिस्सा था। इस मोमेंट ने दुनिया में एक बड़े धार्मिक और राजनीतिक मुद्दे को जन्म दिया। इजराइल का गठन एक बड़े विचारधारा और धार्मिक मुद्दे से जुड़ा था, क्योंकि यह जमीन यहूदी धर्म के लिए प्रॉमिस्ड लैंड थी। यह वही जमीन थी जहां यहूदी लोग कभी अपने पूर्वजों के साथ रहे थे और अब अपनी पुरानी विरासत को वापस हासिल करने का सपना देख रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ फिलिस्तीन के लोग जो इस जमीन को अपना घर मानते थे, उस दिन अपने अधिकारों से वंचित हो गए। यह नफरत और टकराव का एक नया दौर शुरू हुआ। लेकिन यह जमीन सिर्फ यहूदी समाज के लिए ही नहीं, बल्कि मुस्लिम और क्रिश्चियन समुदाय के लिए भी महत्वपूर्ण थी। यह यरूशलेम की पवित्र भूमि थी जहां हर एक कौम अपनी एक छाप छोड़ चुकी थी। मस्जिद अल अक्सा, जो इस्लाम के लिए तीसरा सबसे पवित्र स्थान है, उसी इलाके में स्थित था। और इसलिए फिलिस्तीन के लिए यह सिर्फ एक राष्ट्रीय संघर्ष नहीं था, बल्कि एक धार्मिक और सांस्कृतिक लड़ाई भी थी। यह जमीन उन लोगों के लिए कभी से अपना घर थी जो अपने पूर्वजों की यादों से जुड़ा हुआ था, लेकिन इजराइल के बनने से उन्हें अपने घर और जमीन छोड़ने पर मजबूर किया गया। इजराइल के गठन के बाद पूरे अरब देशों में प्रकोप की एक नई लहरें उठने लगीं। अरब देशों ने तुरंत इस नए राष्ट्र के विरोध में अपनी आवाज उठाई। इस समय अरब लीग का गठन हो चुका था, जिसमें कई प्रमुख मुस्लिम देश शामिल थे जो इस नए गठित इजराइल को अपना दुश्मन समझते थे। अरब लीग के कई नेता इस बात से नाराज थे कि एक जियोनिस्ट स्टेट का गठन किया गया है, जो उनके मुताबिक एक गैर कानूनी यानी जबरदस्ती थोपा गया देश था। यह विरोध इतना गहरा था कि 1948 में ही पहला अरब इजराइल युद्ध छेड़ दिया गया, जो मिडिल ईस्ट के लिए एक दीर्घकालिक संघर्ष की नींव बन गया। 1948 के अरब इजराइल युद्ध में इजराइल को पहली बार खुद को साबित करने का एक बड़ा अवसर मिला। इस युद्ध के दौरान इजराइल के अस्तित्व को खत्म करने के लिए अरब देश इजराइल पर चढ़ आए, पर इजराइल की सेना ने बड़े ही शौर्य के साथ लड़ाई लड़ी और अपने अस्तित्व को बनाए रखा। यह जीत इसलिए भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि यह एक नए गठित देश की अपनी पहचान को बनाए रखने की लड़ाई थी। इस जीत के बाद इजराइल ने मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा दिखाया, लेकिन इस युद्ध के असर फिलिस्तीन के लोगों पर सबसे ज्यादा पड़े। यह एक विनाशकारी स्थिति थी जिसे अरब लोग नकबा कहते हैं। नकबा यानी विनाश एक ऐसी घटना थी जिसमें लाखों फिलिस्तीन के लोग अपने घर, गांव और जमीन से निकाल दिए गए। ये लोग अपने पूर्वजों के स्थानों को छोड़कर अरब देशों में शरणार्थी बनकर रहने के लिए मजबूर हो गए। उनका अपना घर एक सपना बन गया और यह विनाश फिलिस्तीन के लोगों के लिए एक जीवंत दर्द बन गया। यह दर्द सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं था, बल्कि एक सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान का खंडन था जो आज तक फिलिस्तीन के लोग झेल रहे हैं। इस समय तक ईरान इस संघर्ष में सीधे तौर पर शामिल नहीं था, लेकिन मिडिल ईस्ट के भू राजनीतिक में उसका प्रभाव हमेशा से था। ईरान एक ऐसा देश था जो अपनी धार्मिक और भौगोलिक महत्व के कारण मिडिल ईस्ट के राजनीतिक मंच पर एक बड़े खिलाड़ी के रूप में उभर रहा था। ईरान का अपना एक ऐसा विचारधारा था जो इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके द्वारा यह पूरे क्षेत्र में अपनी पहल और प्रभाव को बढ़ाना चाहता था। यह क्षेत्र जो कभी से अरब और यहूदी राजनीति का रंगमंच बना रहा था, अब ईरान जैसे बड़े देश के आने से और भी जटिल हो गया। ईरान का अपना राजनीतिक स्वार्थ था और यह स्वार्थ उनके धार्मिक नजरिए से भी जुड़ा था। हालांकि उस समय ईरान खुद एक सेक्युलर मोनार्की के रूप में चल रहा था, लेकिन उसकी धार्मिक और सांस्कृतिक महत्ता इस संघर्ष को एक नए मोड़ पर ले जा रही थी। यह संघर्ष अब एक क्षेत्रीय टकराव के रूप में उभर रहा था, जिसमें हर देश अपने राजनीतिक और धार्मिक स्वार्थों को समर्थन दे रहा था। ईरान का प्रभाव धीरे धीरे इस पूरे संघर्ष में बढ़ने लगा, यहाँ तक कि 1979 का ईरानी क्रांति पूरे क्षेत्र के भू राजनीतिक को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। लेकिन इससे पहले
ईरान का राजनीतिक और धार्मिक प्रभाव इजराइल के खिलाफ पूरी तरह खुलकर सामने नहीं आया था, पर इस वक्त तक मिडिल ईस्ट में यह बात तो स्पष्ट थी कि यह संघर्ष सिर्फ इजराइल और फिलिस्तीन तक सीमित नहीं रहेगा। यह एक ऐसे संघर्ष की तरह बढ़ रहा था जिसमें कई नए खिलाड़ी शामिल होंगे। 1979 का साल ईरान के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ ले आया। इस साल न केवल ईरान के लिए बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट के लिए एक बड़े राजनीतिक और वैचारिक बदलाव का प्रतीक बन गया। यह साल ईरानी क्रांति का था, जिसमें ईरान की मोनार्की को गिरा दिया गया और एक इस्लामिक रिपब्लिक का गठन किया गया। अयातुल्लाह खुमैनी ने इस क्रांति का नेतृत्व किया और सेक्युलर मोनार्की के स्थान पर एक इस्लामिक शासन की स्थापना की गई। इस दौरान ईरान का पूरा राजनीतिक परिदृश्य बदल गया। जो ईरान कभी एक पश्चिमी देश का समर्थक था, अब वह पूरी तरह से एंटी वेस्ट और एंटी इजराइल बन गया। इस क्रांति के बाद ईरान और इजराइल के संबंधों में एक नई टकराव की शुरुआत हुई। पहले जहां ईरान एक तरह से तटस्थ था, अब उसने अपनी नीति में इजराइल के खिलाफ एक सकारात्मक रूप ले लिया। अयातुल्लाह खुमैनी के नए नेतृत्व में ईरान ने इजराइल को एक शैतान का देश घोषित किया। उन्होंने इस नए इस्लामिक रिपब्लिक को इस तरह से दर्शाया कि उनका एक मुख्य लक्ष्य इजराइल को खत्म करना होगा, क्योंकि इजराइल उनके मुताबिक इस्लाम का दुश्मन है। खुमैनी ने इजराइल को छोटी शैतान और अमेरिका को बड़ी शैतान के रूप में पुकारा। यह एक ऐसे समय की शुरुआत थी जहां ईरान और इजराइल के रिश्ते हमेशा के लिए बदल गए। ईरान का इजराइल के प्रति विरोध केवल एक राजनीतिक मुद्दा नहीं था, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण धार्मिक और वैचारिक टकराव भी था। ईरानी नेतृत्व ने खुले तौर पर फिलिस्तीन के कारण को अपना समर्थन दिया और इजराइल को एक जियोनिस्ट दुश्मन के रूप में देखा। इस वक्त तक फिलिस्तीन का मुद्दा ईरान के लिए एक धार्मिक कर्तव्य बन गया था। ईरान ने इजराइल के खिलाफ लड़ाई को इस्लामिक दुनिया के रक्षक के रूप में प्रस्तुत किया। अयातुल्लाह खुमैनी का यह नजरिया था कि इजराइल का गठन एक गलत फैसला था और उसके खिलाफ लड़ना ईरान की जिम्मेदारी थी। इस दौरान ईरान ने हिजबुल्लाह जैसे मिलिटेंट ग्रुप्स को समर्थन देना शुरू किया, जो इजराइल के खिलाफ लड़ रहे थे। हिजबुल्लाह, जो लेबनान में बेस्ड था, एक ऐसी ग्रुप थी जो इजराइल पर हमले करती थी और इन्हें ईरान से हथियार, पैसे और लॉजिस्टिकल मदद मिलती थी। यह एक नए तरह की लड़ाई का आरंभ था, एक प्रॉक्सी वॉर। ईरान सीधे इजराइल के खिलाफ जंग नहीं लड़ रहा था, लेकिन हिजबुल्लाह जैसे ग्रुप्स के थ्रू इजराइल के खिलाफ लड़ रहा था। यह लड़ाई का एक नए रूप में उभरना था, जिसमें ईरान अपने दुश्मन को कमजोर करने के लिए सीधे हिस्सा नहीं ले रहा था, बल्कि अपने प्रॉक्सीज के जरिए अपना लक्ष्य हासिल कर रहा था। 1979 के बाद ईरान ने अपनी फॉरेन पॉलिसी में एक बड़ा बदलाव किया। अब तक ईरान वेस्टर्न पावर्स के साथ काफी अच्छे रिश्ते रखता था, लेकिन क्रांति के बाद ये रिश्ते न केवल खत्म हो गए, बल्कि ईरान पूरी तरह से एंटी वेस्टर्न और एंटी इजराइल स्टांस में आ गया। इस वक्त तक इजराइल के खिलाफ अरब देश ही मुख्य विरोध में थे, लेकिन अब ईरान ने भी अपनी ओपनली विपक्षी घोषणा कर दी थी। इसके पीछे ईरान का अपना राजनीतिक स्वार्थ भी था। ईरान को पता था कि अगर वह फिलिस्तीन के मुद्दे को उछालकर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेगा, तो मिडिल ईस्ट में उसका प्रभाव और बढ़ेगा। इस दौरान इजराइल भी अपनी राजनीतिक और मिलिट्री स्ट्रेटेजी को मजबूत कर रहा था। इजराइल के लिए ईरान का नया विपक्ष एक नया संकट था। एक तरफ जहां इजराइल को अरब देशों से पहले ही विरोध मिल रहा था, वहीं अब ईरान का शामिल होना उसके लिए एक और चुनौती बन गया था। इजराइल ने अपने एलाइज को मजबूत करने के लिए अमेरिका के साथ अपने रिश्ते और गहरे कर दिए। यह रिश्ता मिडिल ईस्ट के भू राजनीतिक में एक नए अलाइनमेंट को दर्शा रहा था, जहां अमेरिका और इजराइल एक तरफ थे और ईरान और उसके प्रॉक्सीज दूसरी तरफ। यह मिडिल ईस्ट के लिए एक नए शक्ति संतुलन का विकास था। ईरान का नया विरोध सिर्फ राजनीतिक नहीं था, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान का एक हिस्सा बन गया था। ईरान अपने देश के लोगों को यह विश्वास दिला रहा था कि इजराइल के खिलाफ लड़ाई एक धार्मिक जंग है, जिसमें हर मुसलमान का कर्तव्य है कि वह इस जियोनिस्ट स्टेट को खत्म करे। इस विचारधारा ने पूरे मिडिल ईस्ट में एक नई लहरें उठाईं। जो पहले सिर्फ अरब देशों का मुद्दा था,
अब वह ईरान के लिए भी एक धार्मिक और राजनीतिक प्राथमिकता बन गया। ईरान और इजराइल के बीच के रिश्ते अब सिर्फ डिप्लोमेटिक टेंशन तक सीमित नहीं रहे। ये रिश्ते अब खुले विरोध के रूप में सामने आ रहे थे, जहां ईरान ने ओपनली अपनी मिलिट्री और फाइनेंशियल मदद हिजबुल्लाह और दूसरे मिलिटेंट ग्रुप्स को देना शुरू कर दिया था। यह प्रॉक्सी वॉर का एक हिस्सा था जो आज भी चलता आ रहा है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ कई हमले किए और इसने पूरे मिडिल ईस्ट में इजराइल के विरोध को और तेज कर दिया। यह दौर मिडिल ईस्ट के भू राजनीतिक के लिए एक नए मोड़ का प्रतीक था। ईरान का उभार एक ऐसे प्रभाव के रूप में हो रहा था जो इजराइल के खिलाफ एक नया खतरा बन गया था। यह संघर्ष अब एक ऐसे युद्ध के मैदान में बदल रहा था जहां हर देश अपने फायदे के लिए अपनी रणनीति बना रहा था। ईरान के लिए यह संघर्ष उसकी क्षेत्रीय प्रभुत्व को स्थापित करने का एक तरीका था और इजराइल के लिए यह अपने अस्तित्व की रक्षा करने का सवाल बन गया था। ईरान और इजराइल के बीच का यह टकराव सिर्फ मिलिटेंट ग्रुप्स तक सीमित नहीं रहा। 1990 के दशक के दौरान और 2000 के शुरुआती सालों में ईरान ने एक और ऐसा कदम उठाया जो पूरे क्षेत्र में पावर डायनामिक्स को हमेशा के लिए बदल सकता था। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। ईरान का यह कदम इजराइल के लिए एक चिंता का विषय बन गया, क्योंकि इजराइल हमेशा से इस बात का विरोध करता आया था कि मिडिल ईस्ट के किसी दूसरे देश के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हों। इजराइल के लिए यह एक अस्तित्व संकट का प्रतीक था, जहां उसका अस्तित्व खतरे में दिखाई दे रहा था। ईरान का कहना था कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम शांतिपूर्ण है और इसका इस्तेमाल केवल ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जा रहा है, लेकिन इजराइल और वेस्ट के देश, खासकर अमेरिका, इस बात पर यकीन नहीं कर रहे थे। उनका मानना था कि ईरान अपनी मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक सुपीरियोरिटी बढ़ाने के लिए न्यूक्लियर बम बनाने की कोशिश कर रहा है। इजराइल को लगता था कि अगर ईरान न्यूक्लियर बम बना लेता है तो उसका पूरा क्षेत्र अस्थिर हो सकता है और ईरान अपने प्रॉक्सीज के जरिए इजराइल पर कभी भी एक विनाशकारी हमला करने में सक्षम होगा। ईरान ने 2002 में अपने न्यूक्लियर एनरिचमेंट का काम पब्लिक किया, जब उन्होंने नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी के बारे में बताया। यह एक टर्निंग पॉइंट था जहां से ईरान के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय निगरानी और बढ़ गई। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए कई डिप्लोमेटिक और मिलिट्री स्ट्रेटजीज बनाई। इजराइल ने ओपनली यह कहा कि वह ईरान को न्यूक्लियर बम बनाने नहीं देगा और इसके लिए जरूरत पड़ी तो वह मिलिट्री एक्शन भी ले सकता है। यह एक ऐसे समय का शुरुआत था जहां इजराइल और ईरान के बीच एक फुल स्केल वॉर का डर और बढ़ गया था। ईरान के लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम केवल एक एनर्जी प्रोजेक्ट नहीं था, बल्कि एक राजनीतिक और मिलिट्री प्रभुत्व को स्थापित करने का जरिया था। अयातुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में ईरान हमेशा से अपने आप को मिडिल ईस्ट में इस्लाम का रक्षक के रूप में देखता आया था। ईरान का मानना था कि अगर उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं तो वह न सिर्फ इजराइल को बल्कि पूरे वेस्ट एशिया में अपने दुश्मन देशों को कंट्रोल कर सकता है। ईरान का यह सपना था कि वह अपने आत्मरक्षा और क्षेत्रीय नेतृत्व के लिए न्यूक्लियर पावर बनने के राह पर चले। ईरान को यह भी लगता था कि अगर उसके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हो तो अमेरिका जैसे बड़े देश भी उसके खिलाफ मिलिट्री एक्शन लेने से पहले 100 बार सोचेंगे। यह स्ट्रेटेजिक डिटरेंस ईरान के लिए जरूरी था, खासकर जब वह अपने न्यूक्लियर एम्बिशंस के जरिए अपने इंटरनल पॉलिटिक्स को भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। ईरान के लिए यह एक तरह का स्टेटस सिंबल बन गया था जो उसे इजराइल और दूसरे अरब देशों के ऊपर एक एज दे सकता था। इजराइल के लिए यह सबसे बड़ी समस्या थी। जब दुनिया काफी देर तक इस बात से अनजान थी, तब इजराइल खुद न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर चुका था। 1960 के दशक में ही इजराइल ने डिमोना न्यूक्लियर प्लांट में अपना सीक्रेट न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम शुरू किया था, जो दुनिया की नजरों से छिपा रहा। हालांकि इजराइल ने कभी ऑफिशियली अपने न्यूक्लियर वेपन्स के होने को कबूल नहीं किया, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि इजराइल के पास कम से कम 80 से 90 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। यह इजराइल का सबसे बड़ा डिटरेंट था, जिससे वह अपने अस्तित्व को मिडिल ईस्ट के होस्टाइल एनवायरनमेंट में बनाए रख सकता था। लेकिन ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम इस बैलेंस को खत्म करने की धमकी दे रहा था। इजराइल ने अपने स्पाइस के जरिए ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर नजर रखी और उन्होंने कई बार साइबर अटैक्स के माध्यम से
ईरान का न्यूक्लियर डेवलपमेंट प्रोसेस स्लो करने की कोशिश की। 2010 में स्टक्सनेट वायरस के जरिए इजराइल ने ईरान के नतांज फैसिलिटी को नुकसान पहुंचाया, जिससे ईरान के न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूज डैमेज हो गए। यह साइबर अटैक इस बात का प्रमाण था कि इजराइल किसी भी हालत में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरा होने नहीं देगा। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी तेजी से प्रतिक्रिया दी। संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से कई सैंक्शंस लगाए गए, जिससे ईरान की इकोनॉमी पर काफी बुरा असर पड़ा। यह सैंक्शंस ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट्स और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को निशाना बनाते थे। अमेरिका ने भी ईरान पर कई बार अपने सैंक्शंस इम्पोज की, लेकिन ईरान ने अपने प्रोग्राम को कभी नहीं रोका। ईरानी नेतृत्व का कहना था कि यह उनका सॉवरेन राइट है और वे किसी भी हालत में अपना प्रोग्राम चालू रखेंगे। इजराइल के लिए यह एक टाइम टिकिंग बॉम्ब के समान था। 2010 के दौरान बेंजामिन नेतन्याहू, जो इजराइल के प्रधानमंत्री थे, ने कई बार अमेरिका को यह इशारा दिया कि अगर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकने में सफल नहीं होती तो इजराइल अकेला ही मिलिट्री एक्शन लेने पर मजबूर होगा। नेतन्याहू का यह कहना था कि ईरान के पास न्यूक्लियर बम होने का मतलब होगा इजराइल का समापन, और इसीलिए इजराइल को अपनी रक्षा के लिए किसी भी एक्सट्रीम स्टेप तक जाना पड़ेगा। इस पूरे मुद्दे के बीच ईरान ने अपने प्रॉक्सीज का इस्तेमाल करना जारी रखा। हिजबुल्लाह और हमास के जरिए ईरान ने इजराइल पर लगातार प्रेशर बनाए रखा। यह एक तरह से इजराइल के लिए दो तरफ से छेड़ा गया युद्ध था। एक तरफ न्यूक्लियर थ्रेट और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह और हमास के थ्रू रेगुलर अटैक्स। हिजबुल्लाह ने लेबनान से कई बार इजराइल के खिलाफ रॉकेट्स फायर किए और हमास ने गाजा से इजराइल पर लगातार रॉकेट अटैक्स किए। यह प्रॉक्सी वॉर ईरान का सबसे बड़ा हथियार था, जिसमें वह सीधे इजराइल के खिलाफ जंग लड़ने के बजाय अपने एलाइज का इस्तेमाल कर रहा था। इजराइल के लिए यह एक अस्तित्व का संकट था। एक तरफ उसे अपनी फिजिकल सर्वाइवल का खतरा था और दूसरी तरफ उसके क्षेत्रीय दुश्मन जैसे ईरान उसके खिलाफ लगातार साजिश रचते रहे। 2012 के दौरान एक और घटना हुई जिससे टेंशन और बढ़ गई। एक ईरानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट मुस्तफा अहमदी रोशन को तेहरान में मार दिया गया। ईरान ने सीधे इजराइल पर इल्जाम लगाया कि यह मोसाद का ऑपरेशन था जो ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स को टारगेट कर रहा था। ये सभी घटनाएं मिडिल ईस्ट के शक्ति संतुलन को हमेशा के लिए बदल रही थीं। अगर ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सफल होता तो सिर्फ इजराइल ही नहीं बल्कि सऊदी अरब और दूसरे अरब देश भी इससे डर रहे थे। सऊदी अरब ने भी इस दौरान कई बार यह संदेश दिया कि अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बन जाता है तो वह भी अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू करने पर मजबूर हो सकता है। इसीलिए यह सिर्फ ईरान इजराइल का मुद्दा नहीं था बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट की स्थिरता का भी एक सवाल बन गया था। यह टेंशन सिर्फ क्षेत्रीय मुद्दों तक सीमित नहीं रहा बल्कि यह दुनिया के बड़े देशों के बीच भी एक डिप्लोमेटिक टसल का हिस्सा बन गया। अमेरिका, जो इजराइल का सबसे बड़ा एलाय है, ईरान के खिलाफ काफी सख्त एक्शन लेना चाहता था, लेकिन रूस और चीन जैसे देश जो ईरान के साथ अपने राजनीतिक और आर्थिक रिश्ते रखते थे, उन्होंने कई बार ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के मुद्दे पर सैंक्शंस का विरोध किया। यह एक डिप्लोमेटिक संकट बन गया जहां दुनिया के बड़े देश ईरान और इजराइल के मुद्दे को अपने अपने राजनीतिक नजरिए से देख रहे थे। यही संघर्ष इजराइल और ईरान के बीच सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम तक सीमित नहीं रहा बल्कि एक दूसरे के खिलाफ कई मोर्चों पर प्रॉक्सी वॉर का रूप भी लेता गया। इजराइल और ईरान के बीच का यह संघर्ष अब तक कई मोर्चों पर लड़ा गया है। प्रॉक्सी वॉर, साइबर अटैक्स और मिलिटेंट ग्रुप्स के जरिए ईरान ने इजराइल पर लगातार दबाव बनाए रखा। ईरान की इस रणनीति में हिजबुल्लाह और हमास जैसे समूह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। यह लड़ाई सिर्फ सीधे युद्ध तक सीमित नहीं रही बल्कि राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक मोर्चों पर भी जारी रही। हिजबुल्लाह का गठन 1980 के दशक में हुआ था जब ईरान और सीरिया ने मिलकर इस समूह को समर्थन देना शुरू किया। हिजबुल्लाह एक शिया मिलिटेंट संगठन था जो लेबनान में स्थापित हुआ, लेकिन उसका लक्ष्य सिर्फ लेबनान तक सीमित नहीं था। हिजबुल्लाह ने अपने अस्तित्व के शुरुआती दिनों में इजराइल के खिलाफ
एक बड़ी जंग का ऐलान किया था। इस समूह का मुख्य उद्देश्य इजराइल को लेबनान से पूरी तरह से बाहर करना था और ईरान ने इस समूह को राजनीतिक और सैन्य दोनों रूपों से समर्थन दिया। हिजबुल्लाह को ईरानी मिलिट्री और इंटेलिजेंस की तरफ से प्रशिक्षण और संसाधन मिले, जिससे वह इजराइल के खिलाफ एक प्रभावी प्रॉक्सी बन गया। ईरान का हिजबुल्लाह के साथ रिश्ता एक प्रॉक्सी वॉर के रूप में सामने आया। जब ईरान खुद से इजराइल के खिलाफ सीधे हमला नहीं कर सकता था, तब उसने हिजबुल्लाह का इस्तेमाल किया। हिजबुल्लाह ने लेबनान के दक्षिणी सीमा से इजराइल पर लगातार रॉकेट और मिसाइल हमले किए। ये हमले केवल सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं थे, बल्कि नागरिकों को भी निशाना बनाया गया, जो इस संघर्ष को और भी हिंसक और भयावह बना गया। 1980 के दशक में हिजबुल्लाह ने कई इजरायली सैनिकों का अपहरण किया और उन्हें बंधक बनाकर इजराइल को अपने शर्तों पर बातचीत करने के लिए मजबूर किया। 1990 के अंत में और 2000 के शुरुआती वर्षों में हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच का तनाव और बढ़ गया। हिजबुल्लाह ने अपनी सैन्य ताकत को धीरे धीरे मजबूत किया और ईरान से आई हुई उन्नत हथियारों का इस्तेमाल किया। ईरान ने हिजबुल्लाह को सिर्फ इजराइल के खिलाफ नहीं, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया। यह संगठन शिया इस्लाम का प्रतिनिधि बन गया और इसने ईरान के लिए एक स्ट्रेटेजिक आर्म का काम किया, जो उसके दुश्मनों के खिलाफ लगातार लड़ाई करता रहा। 2006 का इजराइल लेबनान युद्ध ईरान इजराइल के प्रॉक्सी वॉर का सबसे बड़ा उदाहरण था। यह जंग तब शुरू हुई जब हिजबुल्लाह ने इजराइल के सैनिकों का अपहरण किया और इजराइल ने जवाबी कार्रवाई में लेबनान पर हवाई हमले किए। यह युद्ध एक पूर्ण पैमाने पर संघर्ष में बदल गया, जिसमें हिजबुल्लाह ने इजराइल पर लगातार मिसाइल और रॉकेट हमले किए, जबकि इजराइल ने लेबनान के दक्षिणी इलाकों में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया। इस युद्ध ने इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच की शक्ति संतुलन को उजागर किया। हिजबुल्लाह, जिसे ईरान से उन्नत मिसाइल और रॉकेट मिल रहे थे, इजराइल के खिलाफ लंबे समय तक लड़ने में सफल रहा। हिजबुल्लाह के लड़ाकों को ईरान के सैन्य सलाहकारों से सीधा प्रशिक्षण मिल रहा था और उन्होंने गुरिल्ला युद्ध में अपनी विशेषज्ञता साबित की। यह युद्ध इजराइल के लिए एक झटका था, क्योंकि उसे पहली बार एक प्रॉक्सी समूह के खिलाफ इतना लंबा और तीव्र संघर्ष करना पड़ा था। हिजबुल्लाह ने इजराइल के अंदर तक लगभग 4000 से ज्यादा रॉकेट फायर किए, जो इजराइल के नागरिकों को सीधे निशाना बना रहे थे। ईरान के लिए यह एक बड़ी कूटनीतिक विजय थी। हिजबुल्लाह की सफलता ने ईरान के प्रभाव को और बढ़ाया और उसने दिखाया कि प्रॉक्सी वॉर के माध्यम से वह इजराइल के खिलाफ एक शक्तिशाली मोर्चा खोल सकता है। यह समय था जब इजराइल ने समझा कि ईरान का प्रॉक्सी वॉरफेयर स्ट्रेटजी कितना प्रभावी है। हिजबुल्लाह के जरिए ईरान ने मिडिल ईस्ट में अपना प्रभाव और ज्यादा स्थापित किया और इस दौरान ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर भी ध्यान कम होता गया, क्योंकि दुनिया हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच के युद्ध पर ध्यान देने लगी थी। जब हिजबुल्लाह ने लेबनान में ईरान के लिए एक मोर्चा बनाया, तब गाजा में हमास एक दूसरा प्रॉक्सी समूह के रूप में उभरा। 1987 में हमास का गठन हुआ था, जो फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन (PLO) का एक मिलिटेंट विंग था। यह समूह इजराइल के खिलाफ एक वैचारिक और सैन्य विरोध के रूप में बना था। जब 2000 के बाद हमास ने गाजा में अपना नियंत्रण मजबूत किया, तब ईरान ने इस समूह के साथ अपने संबंध बढ़ाने शुरू किए। हमास ने गाजा से इजराइल पर कई सालों तक लगातार रॉकेट हमले किए और ये हमले ईरान से आई हुई हथियारों की सहायता से किए गए थे। ईरान के लिए हमास एक दूसरा प्रॉक्सी बन गया, जो इजराइल के दक्षिणी सीमाओं पर दबाव बनाए रखा। हमास ने 2006 में गाजा में चुनाव जीतकर राजनीतिक नियंत्रण हासिल किया, लेकिन उसके बाद से उसने इजराइल के खिलाफ अपनी सैन्य रणनीति को और तेज कर दिया। ईरान ने हमास को फाइनेंशियल और मिलिट्री सपोर्ट प्रदान किया, जिससे हमास को उन्नत रॉकेट और मिलिट्री प्रशिक्षण मिला। हमास के लड़ाकों को भी ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स की तरफ से मिलिट्री ट्रेनिंग दी गई और इससे हमास के हमले और ज्यादा संगठित और प्रभावशाली हो गए। 2014 में इजराइल और हमास के बीच एक और बड़ी लड़ाई हुई, जिसे ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज के नाम से जाना जाता है। यह ऑपरेशन तब शुरू हुआ जब हमास ने गाजा से इजराइल पर लगातार रॉकेट फायर किए और इजराइल ने जवाबी कार्रवाई में गाजा में अपने हवाई हमले शुरू किए। यह पूरी लड़ाई 50 दिनों तक चली, जिसमें हजारों लोगों की जान गई।
जिसमें काफी फिलिस्तीनी नागरिक भी शामिल थे। हमास ने इस युद्ध में इजराइल के खिलाफ काफी ज्यादा रॉकेट फायर किए, जो ईरान के वित्तीय और मिलिट्री समर्थन के बिना संभव नहीं होते। यह एक और प्रमाण था कि ईरान अपने प्रॉक्सीज के जरिए इजराइल को लगातार टारगेट करने में सफल हो रहा था। ईरान के लिए प्रॉक्सी वॉरफेयर एक लंबी अवधि की रणनीति का हिस्सा था। ईरान खुद सीधे इजराइल के खिलाफ फुल स्केल वॉर नहीं लड़ना चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि अगर वह सीधे इजराइल के खिलाफ लड़ेगा तो उसके खिलाफ अमेरिका जैसे बड़े देश भी शामिल हो सकते हैं। इसीलिए ईरान ने अपने प्रॉक्सी समूहों का इस्तेमाल किया, जो इजराइल के खिलाफ छोटे छोटे हमले करते रहे। यह रणनीति ईरान को यह फायदा देती थी कि वह अपने दुश्मन को सीधे हमला किए बिना कमजोर कर सके। हिजबुल्लाह और हमास के जरिए ईरान ने इजराइल पर लगातार दबाव बनाए रखा। यह प्रॉक्सी समूह सिर्फ मिलिट्री थ्रेट्स के रूप में नहीं, बल्कि वैचारिक विरोध के रूप में भी काम करते रहे। हिजबुल्लाह और हमास के प्रोपेगेंडा कैंपेन ने इजराइल को एक जियोनिस्ट दुश्मन के रूप में पेश किया, जिससे मुस्लिम दुनिया में इजराइल के विरोध को और बढ़ावा मिला। ईरान ने इस प्रॉक्सी वॉरफेयर को अपने क्षेत्रीय प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इस्तेमाल किया, जिसमें वह इजराइल के खिलाफ छोटी छोटी लड़ाइयों को लंबे समय तक खींचता रहा। आज भी हिजबुल्लाह और हमास ईरान के लिए इजराइल के खिलाफ सबसे बड़े प्रॉक्सीज हैं। ये समूह लगातार इजराइल को मिलिट्री और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में घिरे रखते हैं। हिजबुल्लाह ने अपने आर्सेनल को ईरान की मदद से और ज्यादा उन्नत कर लिया है, और हमास ने भी गाजा में अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को बढ़ाया है। यह प्रॉक्सी समूह सिर्फ इजराइल के खिलाफ हमलों तक सीमित नहीं, बल्कि ईरान के लिए एक स्ट्रेटेजिक डिटरेंट के रूप में भी काम करते हैं। ईरान का यह लॉन्ग टर्म प्लान है कि वह हिजबुल्लाह और हमास के जरिए इजराइल को कमजोर करता रहे, जब तक उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम सफल नहीं हो जाता। ईरान के लिए यह प्रॉक्सी समूह उसकी लॉन्ग टर्म सर्वाइवल और क्षेत्रीय प्रभुत्व के लिए आवश्यक है, और ये आगे भी मिडिल ईस्ट में इजराइल के खिलाफ ईरान का सबसे बड़ा हथियार बने रहेंगे। ईरान और इजराइल के बीच के प्रॉक्सी वॉर्स का असर सिर्फ इन दो देशों तक सीमित नहीं रहा। इस लड़ाई ने पूरे मिडिल ईस्ट के क्षेत्रीय डायनामिक्स को बदल कर रख दिया है। हिजबुल्लाह और हमास के उभार के बाद मिडिल ईस्ट में अस्थिरता का एक नया दौर शुरू हुआ, जिसमें हर देश अपने अपने हितों को लेकर इस संघर्ष का हिस्सा बन गया। ईरान के प्रॉक्सीज ने एक तरह से इजराइल के खिलाफ लड़ाई को और भी आक्रामक और विस्तृत बना दिया, जिससे कई देशों के रणनीतिक और राजनीतिक फायदे भी जुड़े हुए हैं। सीरिया, जो मिडिल ईस्ट का एक महत्वपूर्ण देश है, 2011 के बाद से सिविल वॉर का सामना कर रहा है। बशर अल असद की सरकार के खिलाफ जब 2011 में लोग सड़कों पर उतरे, तब सीरिया पूरी तरह से एक युद्ध क्षेत्र बन गया। हालांकि यह लड़ाई प्रारंभ में एक सिविल वॉर थी, लेकिन धीरे धीरे यह क्षेत्रीय और वैश्विक शक्तियों के बीच एक प्रॉक्सी वॉर बन गई। इस लड़ाई में भी ईरान और इजराइल का प्रभाव देखा गया, जहां ईरान ने खुले तौर पर असद का समर्थन किया, जबकि इजराइल ने अप्रत्यक्ष रूप से असद विरोधी ताकतों का समर्थन किया। ईरान के लिए सीरिया एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। ईरान और सीरिया के बीच के रिश्ते कई दशकों से मजबूत रहे हैं, और ईरान ने असद को क्षेत्रीय प्रभुत्व के लिए एक महत्वपूर्ण साथी के रूप में देखा। 2011 के बाद जब सीरिया में सिविल वॉर शुरू हुई, तब ईरान ने अपने लड़ाकों को सीरिया भेजना शुरू किया, जिसमें रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स और हिजबुल्लाह के लड़ाके भी शामिल थे। हिजबुल्लाह, जो लेबनान में ईरान का प्रॉक्सी समूह था, सीरिया के सिविल वॉर में असद के समर्थन में लड़ने लगा। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने असद के खिलाफ लड़ रहे विद्रोहियों के खिलाफ कई महत्वपूर्ण लड़ाइयां जीतीं। यह ईरान के लिए एक रणनीतिक कदम था, जिससे वह अपने सहयोगियों को बचाने और इजराइल के खिलाफ अपने प्रॉक्सीज को और ज्यादा मजबूत कर रहा था। इजराइल दूसरी तरफ असद को एक बड़े खतरे के रूप में देखता था, क्योंकि असद का ईरान के साथ करीबी संबंध था। इजराइल को यह डर था कि अगर असद की सरकार सीरिया में टिकी रहती है, तो ईरान के प्रॉक्सीज जैसे हिजबुल्लाह को सीरिया में एक स्थायी बेस मिल जाएगा, जो इजराइल के लिए खतरनाक साबित हो सकता था। इजराइल ने इस दौरान सीरिया पर कई एयर स्ट्राइक किए, जिनमें उन्होंने ईरानी ठिकानों को निशाना बनाया। यह एयर स्ट्राइक असद के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में ईरानी हथियार डिपो और मिसाइल शिपमेंट्स को टारगेट कर रहे थे, जो हिजबुल्लाह को दिए जा रहे थे। सीरिया के संघर्ष में ईरान और इजराइल के बीच एक छुपी हुई लड़ाई चल रही थी। ईरान खुले तौर पर असद का समर्थन कर रहा था, जबकि इजराइल अपने दुश्मनों को कमजोर करने के लिए
उन पर एयर स्ट्राइक कर रहा था। यह प्रॉक्सी वॉर का एक और अध्याय था जो मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल के बीच के टकराव को और भी गहरा बना रहा था। मिडिल ईस्ट में ईरान का बढ़ता प्रभाव सिर्फ सीरिया तक ही सीमित नहीं था। इस क्षेत्रीय संघर्ष ने सऊदी अरब और इजराइल के बीच एक नए गठजोड़ का जन्म दिया। सऊदी अरब, जो सुन्नी इस्लाम का सबसे बड़ा प्रतिनिधि है, हमेशा से ईरान के शिया प्रभुत्व के खिलाफ रहा है। सऊदी अरब के लिए ईरान का मिडिल ईस्ट में उभार एक बड़े खतरे का प्रतीक था। ईरान का हिजबुल्लाह और हमास के साथ समर्थन सऊदी अरब के हितों के खिलाफ जाता था और सऊदी अरब को यह डर था कि अगर ईरान का प्रभाव और बढ़ता है तो शिया ताकतें मिडिल ईस्ट में सऊदी नेतृत्व को कमजोर कर देंगी। इसीलिए सऊदी अरब और इजराइल के बीच धीरे धीरे एक करीबी गठजोड़ बनने लगा। यह गठबंधन आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक नहीं था, लेकिन क्षेत्रीय विशेषज्ञों का मानना था कि ईरान के खिलाफ इन दो देशों के बीच एक छुपा हुआ सहयोग चल रहा था। सऊदी अरब और इजराइल का साझा हित ईरान को रोकना था। सऊदी अरब के लिए इजराइल की ईरान के खिलाफ सैन्य ताकत काफी फायदेमंद थी। यह गठबंधन एक तरह से ईरान के खिलाफ एक सामूहिक विपक्ष बन गया, जिसमें इन दो देशों ने अपने पुराने मतभेदों को दूर रखकर अपने क्षेत्रीय हितों की रक्षा करने के लिए काम किया। सऊदी अरब का समर्थन इजराइल के लिए काफी महत्वपूर्ण था, क्योंकि सुन्नी अरब दुनिया में सऊदी अरब का काफी प्रभाव है। सऊदी अरब ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए बाकी अरब देशों को भी ईरान के खिलाफ खड़ा किया। इस समय इजराइल और सऊदी अरब के बीच इंटेलिजेंस शेयरिंग और मिलिट्री कोऑर्डिनेशन की कई रिपोर्ट्स सामने आईं। यह एक नई भू राजनीतिक स्थिति का जन्म था, जहां पुराने दुश्मन एक नए दुश्मन के खिलाफ साथ आ रहे थे। ईरान के प्रॉक्सी वॉरफेयर ने सिर्फ लेबनान, गाजा और सीरिया तक ही अपनी छाप नहीं छोड़ी, बल्कि इराक में भी इसका असर दिखा। इराक, जो ईरान के पड़ोस में स्थित है, 2003 के बाद से लगातार अस्थिरता का सामना कर रहा है। जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया और सद्दाम हुसैन की सरकार को गिरा दिया, तब ईरान के लिए इराक एक ओपन बैटलफील्ड बन गया, जहां वह अपने प्रॉक्सीज के जरिए अपना प्रभाव बढ़ा सके। ईरान ने इराक के शिया मिलिशियाओं को अपने नियंत्रण में किया, जो इराक में अमेरिका के विरोध में लड़ रहे थे। यह मिलिशियाएं, जो शिया पॉपुलेशन के हितों का प्रतिनिधित्व करती थीं, ईरान से सीधी फाइनेंशियल और मिलिट्री मदद पाती रहीं। इराक के अंदर यह ईरान के लिए एक नई प्रॉक्सी वॉर का युद्ध क्षेत्र बन गया, जहां वह अमेरिका के खिलाफ अपने प्रॉक्सीज के माध्यम से विरोध बनाए रख रहा था। इराक के अंदर ईरान के प्रभाव से इजराइल भी चिंतित था। इजराइल को यह डर था कि अगर इराक में ईरान का नियंत्रण बढ़ता गया तो मिडिल ईस्ट में ईरान का एक और सहयोगी तैयार हो जाएगा, जो इजराइल के लिए एक बड़े खतरे का कारण बन सकता है। यह प्रॉक्सी वॉर सिर्फ ईरान और अमेरिका तक सीमित नहीं थी, बल्कि इजराइल के लिए भी एक बड़ा रणनीतिक चिंता बन गई थी। ईरान ने इराक के अंदर शिया मिलिशियाओं का इस्तेमाल करते हुए अपने हितों को और बढ़ावा दिया और इराक के खिलाफ लगातार हिंसा का हिस्सा बना रहा। ईरान का बढ़ता प्रभाव यमन तक भी पहुंच गया। 2015 के बाद से यमन सिविल वॉर में उलझा हुआ है, जहां शिया हूथी विद्रोही और सऊदी अरब समर्थित सरकारी बलों के बीच संघर्ष चल रहा है। ईरान ने हूथी विद्रोहियों को समर्थन दिया है, जो शिया मुस्लिम हैं, जबकि सऊदी अरब ने यमन की सुन्नी सरकार को समर्थन दिया है। यह लड़ाई भी एक प्रकार का प्रॉक्सी वॉर बन गई है, जिसमें ईरान और सऊदी अरब एक दूसरे के खिलाफ अपने अपने प्रॉक्सी समूहों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि यह संघर्ष सीधे तौर पर ईरान और इजराइल के बीच का नहीं है, लेकिन इसके प्रभाव मिडिल ईस्ट में इजराइल की स्थिति पर भी पड़ रहे हैं। ईरान के यमन में प्रभाव ने मिडिल ईस्ट के भू राजनीतिक संतुलन को और अस्थिर कर दिया है। सऊदी अरब और इजराइल के बीच इस संघर्ष ने सहयोग को और मजबूती दी है। सऊदी अरब और इजराइल दोनों के साझा हित हैं कि वे ईरान के बढ़ते प्रभाव को रोकें। इजराइल और सऊदी अरब के बीच खुफिया जानकारी और सैन्य सहयोग की रिपोर्ट्स भी इसी रणनीतिक गठजोड़ को दर्शाती हैं। ईरान और इजराइल के बीच का यह टकराव अब सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रहा, बल्कि इसका असर वैश्विक स्तर पर भी महसूस किया जा रहा है। मिडिल ईस्ट दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक क्षेत्रों में से एक है और ईरान इजराइल का यह संघर्ष तेल बाजारों पर भी अपना प्रभाव डाल रहा है। ईरान
जो खुद एक बड़ा तेल उत्पादक देश है, कई बार तेल निर्यात के माध्यम से अपने राजनीतिक दांव पेंच खेलता रहा है। 2019 में जब अमेरिका ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाए, तब ईरान ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए खाड़ी से गुजरते हुए तेल टैंकरों को निशाना बनाना शुरू किया। यह खाड़ी दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल ट्रांसपोर्टेशन रूट्स में से एक है, जहां से लगभग 20% वैश्विक तेल गुजरता है। ईरान के ये हमले तेल बाजारों में अस्थिरता का कारण बन गए। ये हमले इजराइल और अमेरिका के खिलाफ ईरान के रणनीतिक युद्ध का हिस्सा थे, जहां ईरान ने अप्रत्यक्ष रूप से वैश्विक तेल आपूर्ति को बाधित करने की कोशिश की। इजराइल के लिए यह हमले एक बड़े खतरे का प्रतीक थे, क्योंकि तेल की कीमतों में अस्थिरता मिडिल ईस्ट के पूरे शक्ति संतुलन को बिगाड़ सकती थी। यह युद्ध सिर्फ सैन्य अभियानों तक सीमित नहीं, बल्कि आर्थिक युद्ध का भी एक हिस्सा बन गया था। ईरान और इजराइल के बीच का यह संघर्ष अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा बन गया है। रूस, चीन, अमेरिका और यूरोप जैसे बड़े देश अपने अपने रणनीतिक हितों के लिए इस संघर्ष में शामिल हो गए हैं। रूस और चीन ईरान के साथ अपने राजनीतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करते हैं, जबकि अमेरिका और यूरोप इजराइल का समर्थन करते हैं। यह शक्ति का संतुलन सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं, बल्कि दुनिया की राजनीति को भी परिभाषित करता है। इस संघर्ष के भविष्य के बारे में कई सवाल बने हुए हैं। क्या यह लड़ाई एक पूर्ण पैमाने के युद्ध में बदल सकती है? क्या ईरान और इजराइल के बीच की यह प्रॉक्सी वॉर हमेशा के लिए चलेगी, या कोई कूटनीतिक समाधान निकलेगा? इन सवालों के जवाब भविष्य के घटनाक्रम पर निर्भर करते हैं, लेकिन एक बात निश्चित है, ईरान और इजराइल का यह संघर्ष मिडिल ईस्ट की राजनीति को हमेशा के लिए बदल चुका है। ईरान और इजराइल के बीच यह संघर्ष वैश्विक राजनीति, क्षेत्रीय प्रभुत्व और धार्मिक मतभेदों का एक जटिल मिश्रण है। यह लड़ाई न केवल इन दो देशों के भविष्य को निर्धारित करेगी, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट और दुनिया के लिए भी इसके व्यापक प्रभाव होंगे। ईरान और इजराइल के बीच के इस संघर्ष का भविष्य क्या होगा? यह एक ऐसा सवाल है जो कई वर्षों से बना हुआ है। दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ लंबे समय से खड़े हैं और इस संघर्ष का कोई स्पष्ट समाधान नजर नहीं आ रहा है। हालांकि कई अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किए गए हैं ताकि इस तनाव को कम किया जा सके, लेकिन अब तक कोई स्थायी हल नहीं निकला है। यह संघर्ष केवल क्षेत्रीय प्रभुत्व का नहीं, बल्कि धार्मिक और वैचारिक मतभेदों का भी है, जिससे इसे हल करना और भी कठिन हो जाता है। एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब 2015 में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर एक ऐतिहासिक समझौता हुआ, जिसे जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन JCPOA के नाम से जाना जाता है। इस समझौते का उद्देश्य था कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को सीमित करेगा, बदले में उस पर लगे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को हटा लिया जाएगा। यह समझौता वैश्विक स्तर पर एक बड़ी कूटनीतिक सफलता मानी गई, खासकर यूरोप और अमेरिका के लिए, जिन्होंने इसे ईरान और इजराइल के बीच के तनाव को कम करने का एक तरीका माना। लेकिन इस समझौते से इजराइल असंतुष्ट था। इजराइल के तत्कालीन प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने JCPOA का कड़ा विरोध किया। उनका मानना था कि यह समझौता केवल ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने के लिए और समय देगा और यह समझौता कभी भी स्थायी समाधान नहीं होगा। नेतन्याहू का यह मानना था कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को गुप्त रूप से जारी रखेगा और जैसे ही उसे मौका मिलेगा वह अपने न्यूक्लियर हथियार बना लेगा। यह चिंता वाजिब भी थी, क्योंकि ईरान की गुप्त गतिविधियों को रोकने का कोई ठोस तंत्र इस समझौते में नहीं था। 2018 में जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने, उन्होंने JCPOA से अमेरिका को बाहर कर लिया। ट्रंप ने इस समझौते को एक तरफा और ईरान के लिए लाभकारी करार दिया और ईरान पर नए प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया। इस कदम के बाद इजराइल ने इस समझौते के विरोध में अपना रुख और तेज कर दिया। ईरान ने भी इस समझौते से पीछे हटने के संकेत दिए और अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को फिर से तेज करना शुरू कर दिया। यह एक नया संकट था जिससे मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ गया। अब सवाल यह है कि क्या भविष्य में इस संघर्ष का कोई हल निकलेगा, या यह संघर्ष हमेशा के लिए चलता रहेगा? इजराइल के लिए यह संघर्ष उसके अस्तित्व की लड़ाई है। ईरान के लिए यह संघर्ष उसकी क्षेत्रीय और धार्मिक पहचान को सुरक्षित रखने का एक जरिया है। इस संघर्ष का एक स्थायी हल तब तक नहीं निकलेगा जब तक दोनों देश अपनी अपनी वैचारिक और धार्मिक प्राथमिकताओं को एक तरफ रखकर बातचीत के लिए तैयार नहीं होते। वैश्विक शांति प्रयासों के बावजूद ईरान और इजराइल के बीच यह संघर्ष जारी रहने की संभावना है। इजराइल के लिए
ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। वहीं ईरान अपने प्रॉक्सीज के माध्यम से मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा बनाए रखने की कोशिश करता रहेगा। प्रॉक्सी वॉरफेयर की रणनीति ईरान के लिए एक सफल मॉडल साबित हुई है और जब तक उसे इस रणनीति से लाभ मिलता रहेगा वह इसे जारी रखेगा। दूसरी ओर इजराइल ने भी अपनी सुरक्षा और अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया है। इजराइल को यह पता है कि अगर उसे ईरान से सुरक्षित रहना है तो उसे अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों की मदद की जरूरत पड़ेगी। यह संबंध मिडिल ईस्ट के भू राजनीतिक परिदृश्य को हमेशा प्रभावित करता रहेगा। इस संघर्ष का वैश्विक प्रभाव भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मिडिल ईस्ट दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडारों का घर है और इस क्षेत्र में होने वाला कोई भी बड़ा संघर्ष वैश्विक तेल बाजारों पर असर डाल सकता है। ईरान और इजराइल का यह संघर्ष न केवल तेल की आपूर्ति को बाधित कर सकता है बल्कि वैश्विक आर्थिक स्थिरता को भी खतरे में डाल सकता है। इसीलिए वैश्विक शक्तियों के लिए इस संघर्ष को रोकने का प्रयास केवल कूटनीतिक नहीं बल्कि आर्थिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। दुनिया के लिए यह संघर्ष एक लाइटनिंग रॉड की तरह है जो किसी भी समय एक बड़े युद्ध में तब्दील हो सकता है। मिडिल ईस्ट की अस्थिरता दुनिया के लिए हमेशा एक चिंता का विषय रही है और जब तक ईरान और इजराइल के बीच शांति नहीं होती यह अस्थिरता बनी रहेगी। अंत में ईरान और इजराइल के बीच का यह संघर्ष किसी एक घटना या मुद्दे का परिणाम नहीं है। यह दशकों पुराने धार्मिक, राजनीतिक और क्षेत्रीय संघर्षों का मिश्रण है जिसने इसे सुलझाना और भी कठिन बना दिया है। यह संघर्ष न केवल मिडिल ईस्ट की राजनीति को प्रभावित करता है बल्कि पूरे विश्व के लिए एक बड़ा संकट बन सकता है। क्या भविष्य में इस संघर्ष का कोई हल निकलेगा या यह हमेशा के लिए जारी रहेगा? यह सवाल अब भी बना हुआ है। लेकिन एक बात निश्चित है, जब तक ईरान और इजराइल के बीच यह संघर्ष जारी रहेगा मिडिल ईस्ट में शांति और स्थिरता की उम्मीद धुंधली ही बनी रहेगी। इस कहानी का अंत अब तक नहीं लिखा गया है। ईरान और इजराइल के बीच का यह संघर्ष आज भी जीवित है और इसके प्रभाव हर जगह दिखाई देते हैं। यह केवल एक क्षेत्रीय टकराव नहीं बल्कि वैश्विक स्थिरता के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। जब तक यह दोनों देश अपने मतभेदों को सुलझाने के लिए तैयार नहीं होते यह लड़ाई शायद हमेशा चलती रहेगी। दुनिया देख रही है, मिडिल ईस्ट इसका प्रभाव महसूस कर रहा है और हर पीढ़ी के लिए यह एक जीवित घाव है। क्या हम कभी इस संघर्ष का समाधान देख पाएंगे? यह सवाल अब भी जिंदा है। ईरान और इजराइल के इस लंबे संघर्ष का समाधान देखना निश्चित रूप से एक चुनौतीपूर्ण सवाल है। यह संघर्ष न केवल मिडिल ईस्ट की राजनीति का प्रमुख हिस्सा है बल्कि वैश्विक शक्तियों के बीच एक महत्वपूर्ण मुद्दा भी है। यह लड़ाई केवल हथियारों और युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं है बल्कि विचारधाराओं, धार्मिक मान्यताओं और क्षेत्रीय प्रभुत्व का टकराव है। इस संघर्ष के कारण मिडिल ईस्ट में कई बार अस्थिरता देखने को मिली है जिसने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। इस संघर्ष का एक बड़ा हिस्सा प्रॉक्सी वॉर का है जिसमें ईरान अपने सीधे सैन्य टकराव से बचते हुए हिजबुल्लाह और हमास जैसे समूहों के जरिए इजराइल को कमजोर करने की कोशिश करता है। यह प्रॉक्सी वॉर मिडिल ईस्ट में लंबे समय से जारी है और इसमें हजारों निर्दोष नागरिकों की जान गई है। इन संगठनों को ईरान से समर्थन मिलता है और वे इजराइल पर लगातार हमले करते रहते हैं जिससे इजराइल की सुरक्षा को हमेशा खतरा बना रहता है। दूसरी तरफ इजराइल ने भी अपनी सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए हैं। वह अपने न्यूक्लियर शस्त्रागार और अत्याधुनिक सैन्य तकनीकों के माध्यम से मिडिल ईस्ट में अपनी शक्ति बनाए रखने की कोशिश करता है। इजराइल को अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों का समर्थन मिलता रहा है जिससे उसे अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलती है। अमेरिका के साथ उसके मजबूत सैन्य और आर्थिक संबंध इसे ईरान के खिलाफ एक बड़ा फायदा देते हैं। लेकिन यह लड़ाई केवल सैन्य रणनीतियों और हथियारों तक सीमित नहीं है। यह संघर्ष धार्मिक और सांस्कृतिक भी है। ईरान इजराइल को एक दुश्मन के रूप में देखता है जो इस्लाम के खिलाफ खड़ा है, जबकि इजराइल अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए इसे अपनी धार्मिक और राष्ट्रीय पहचान के लिए खतरा मानता है। यह विचारधाराओं का टकराव है
जिसे हल करना कठिन है, क्योंकि यह संघर्ष केवल राजनीतिक या कूटनीतिक नहीं है, बल्कि इसमें धार्मिक विश्वास भी गहराई से जुड़े हुए हैं। आने वाले वर्षों में इस संघर्ष का समाधान निकालने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। वैश्विक शक्तियों ने पहले भी कई बार शांति वार्ता की कोशिश की है, लेकिन अब तक कोई ठोस परिणाम नहीं निकला है। JCPOA जैसी डीलें ईरान और इजराइल के बीच तनाव को कम करने की कोशिश करती हैं, लेकिन जब तक दोनों पक्ष अपने मौलिक मतभेदों को हल करने के लिए तैयार नहीं होते, तब तक यह तनाव जारी रहेगा। यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र ने भी इस संघर्ष को हल करने के लिए कई प्रयास किए हैं, लेकिन उन्हें भी इस क्षेत्रीय राजनीति और धार्मिक टकरावों के कारण बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। इस संघर्ष में वैश्विक शक्तियों का एक महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में शांति की स्थापना केवल क्षेत्रीय संघर्षों को हल करने से संभव नहीं होगी। इसके लिए वैश्विक स्तर पर सहयोग की आवश्यकता होगी। एक और सवाल यह है कि क्या मिडिल ईस्ट में एक नया शक्ति संतुलन उभर सकता है? सऊदी अरब और इजराइल के बीच हाल के वर्षों में उभरते गठबंधन ने इस क्षेत्र में शक्ति संतुलन को बदलने के संकेत दिए हैं। सऊदी अरब और इजराइल दोनों के साझा दुश्मन ईरान के खिलाफ एकजुट होने की संभावना है, और यह गठबंधन ईरान के खिलाफ एक बड़ा रणनीतिक मोर्चा खोल सकता है। यह गठबंधन क्षेत्रीय राजनीति के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह मिडिल ईस्ट में ईरान के बढ़ते प्रभाव को रोकने का एक महत्वपूर्ण प्रयास हो सकता है। सऊदी अरब, जो मिडिल ईस्ट में सुन्नी इस्लाम का प्रमुख प्रतिनिधि है, ईरान के शिया प्रभाव से चिंतित है। अगर सऊदी अरब और इजराइल मिलकर ईरान के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, तो मिडिल ईस्ट में एक बड़ा शक्ति संघर्ष शुरू हो सकता है। दूसरी तरफ ईरान भी अपने सहयोगियों के साथ इजराइल और सऊदी अरब के खिलाफ अपनी स्थिति मजबूत कर सकता है। रूस और चीन जैसे देश ईरान के साथ अपने आर्थिक और राजनीतिक संबंधों को मजबूत कर रहे हैं, और इससे मिडिल ईस्ट में एक नया रणनीतिक खेल शुरू हो सकता है। यह टकराव न केवल मिडिल ईस्ट को प्रभावित करेगा, बल्कि वैश्विक राजनीति पर भी इसका गहरा प्रभाव होगा। यह स्पष्ट है कि ईरान और इजराइल के बीच यह संघर्ष केवल एक क्षेत्रीय मुद्दा नहीं है। यह वैश्विक राजनीति, धार्मिक टकराव और आर्थिक हितों का एक जटिल मिश्रण है। इस संघर्ष का समाधान निकालने के लिए केवल कूटनीतिक प्रयास पर्याप्त नहीं होंगे, बल्कि इसके लिए एक दीर्घकालिक और व्यापक रणनीति की आवश्यकता होगी। इजराइल और ईरान के बीच के इस संघर्ष का अंत कब और कैसे होगा, यह भविष्य की बात है, लेकिन जब तक दोनों देश अपनी विचारधाराओं और राजनीतिक हितों को सुलझाने के लिए तैयार नहीं होते, यह टकराव जारी रहेगा। इजराइल के लिए यह उसके अस्तित्व की लड़ाई है, और ईरान के लिए यह उसकी क्षेत्रीय प्रभुत्व की लड़ाई है। अंत में यह संघर्ष न केवल इन दोनों देशों के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है। मिडिल ईस्ट में शांति तब तक नहीं आ सकती जब तक इजराइल और ईरान अपने मतभेदों को सुलझाने के लिए तैयार नहीं होते, और जब तक यह संघर्ष जारी रहेगा, दुनिया भर के लोग इसके प्रभावों को महसूस करते रहेंगे। यह एक ऐसी कहानी है जो आज भी जारी है, और शायद आने वाले वर्षों में भी चलती रहेगी। क्या हम कभी इस संघर्ष का समाधान देख पाएंगे? यह सवाल अब भी जिंदा है। ईरान और इजराइल के बीच यह संघर्ष केवल भौगोलिक सीमाओं तक सीमित नहीं है। यह संघर्ष कई स्तरों पर लड़ा जा रहा है: धार्मिक, राजनीतिक, सैन्य और वैचारिक। इस टकराव का आधार धार्मिक और ऐतिहासिक विरोधाभासों से जुड़ा है, जहां ईरान खुद को इस्लामी दुनिया के रक्षक के रूप में प्रस्तुत करता है, और इजराइल अपनी यहूदी पहचान और अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। यह एक ऐसा संघर्ष है जो समय के साथ साथ और भी जटिल होता गया है, और इसका हल अभी भी दूर नजर आता है। धार्मिक और वैचारिक संघर्ष का विस्तार धार्मिक रूप से ईरान शिया इस्लाम का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि इजराइल यहूदी धर्म का। इस्लाम के इतिहास में शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच पहले से ही विभाजन रहा है, और इस विभाजन ने इजराइल और ईरान के बीच के संघर्ष को और भी पेचीदा बना दिया है। हालांकि सुन्नी देशों ने पहले इजराइल का विरोध किया था, लेकिन हाल के वर्षों में सऊदी अरब और इजराइल के बीच रिश्ते सुधरने लगे हैं, जिसका मुख्य कारण ईरान का बढ़ता प्रभाव है। ईरान के लिए इजराइल को हटाना एक धार्मिक जिम्मेदारी के रूप में देखा जाता है, और वह इसे अपने इस्लामिक एजेंडा का हिस्सा मानता है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामेनेई
कई बार इजराइल को दुनिया के सभी मुसलमानों का दुश्मन करार दे चुके हैं। उनके भाषणों में अक्सर इजराइल को नष्ट करने की बात की जाती है और ईरान के न्यूक्लियर कार्यक्रम को भी इसी वैचारिक संघर्ष का हिस्सा माना जाता है। अयातुल्लाह का यह मानना है कि इजराइल एक गैर कानूनी देश है जिसका अस्तित्व खत्म होना चाहिए। यह वैचारिक टकराव न केवल सैन्य संघर्ष को बढ़ाता है बल्कि दोनों देशों के बीच किसी भी तरह की शांति वार्ता को मुश्किल बना देता है। ईरान का न्यूक्लियर कार्यक्रम और इजराइल की सुरक्षा चिंताएं इस संघर्ष का एक बड़ा हिस्सा ईरान के न्यूक्लियर कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है। जब से ईरान ने 2002 में अपने न्यूक्लियर कार्यक्रम को सार्वजनिक किया है, तब से इजराइल और पश्चिमी देशों के लिए यह एक बड़ा खतरा बना हुआ है। इजराइल के लिए यह मुद्दा उसके अस्तित्व से जुड़ा है। इजराइल का मानना है कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार आते हैं तो यह उसके लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट होगा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इजराइल के सुरक्षा खतरे को उजागर किया है और उन्होंने इसे रेड लाइन के रूप में देखा है जिसे पार नहीं किया जाना चाहिए। ईरान के न्यूक्लियर कार्यक्रम का उद्देश्य खुद की रक्षा और क्षेत्रीय शक्ति को बढ़ाना है, लेकिन इजराइल इसे एक आक्रामक कदम के रूप में देखता है। ईरान ने हमेशा कहा है कि उसका न्यूक्लियर कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है, जैसे कि ऊर्जा उत्पादन, लेकिन इसके बावजूद इजराइल और पश्चिमी देशों को इस पर विश्वास नहीं है। इसका कारण यह है कि ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी की गुप्त गतिविधियों के बारे में कई बार सवाल उठाए गए हैं और कई विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान की असल मंशा न्यूक्लियर बम बनाने की है। इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर कार्यक्रम को रोकने के लिए कई तरह की सैन्य और कूटनीतिक रणनीतियां अपनाई हैं। 2010 में ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी पर साइबर अटैक स्टक्सनेट वायरस इसका एक उदाहरण है। यह साइबर अटैक इजराइल और अमेरिका की एक संयुक्त पहल मानी जाती है जिसका उद्देश्य ईरान के न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूज को नुकसान पहुंचाना था। इसके अलावा ईरान के कई न्यूक्लियर वैज्ञानिकों की रहस्यमयी हत्याएं भी इस संघर्ष का हिस्सा रही हैं, जिनके पीछे इजराइल के मोसाद का हाथ बताया जाता है। प्रॉक्सी वॉर की बढ़ती चुनौती ईरान और इजराइल का टकराव केवल सीधा सैन्य संघर्ष तक सीमित नहीं है। यह प्रॉक्सी वॉर के जरिए मिडिल ईस्ट में फैल चुका है। ईरान ने अपने प्रभाव को फैलाने और इजराइल को कमजोर करने के लिए हिजबुल्लाह, हमास और अन्य मिलिटेंट ग्रुप्स का इस्तेमाल किया है। लेबनान में स्थित हिजबुल्लाह इजराइल के लिए एक बड़ा खतरा बना हुआ है। यह समूह ईरान के समर्थन से लगातार इजराइल पर हमले करता रहता है। इसी तरह हमास, जो गाजा में स्थित है, ने भी ईरान के समर्थन से इजराइल के खिलाफ कई हमले किए हैं। हिजबुल्लाह और हमास के साथ ईरान के संबंधों ने मिडिल ईस्ट में तनाव को और बढ़ा दिया है। ये समूह ईरान के प्रॉक्सी के रूप में काम करते हैं और इजराइल पर लगातार हमले करते रहते हैं। हिजबुल्लाह ने 2006 में इजराइल के खिलाफ एक पूर्ण युद्ध छेड़ा था जिसे इजराइल लेबनान युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध के दौरान हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हजारों रॉकेट दागे और इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमले किए। यह युद्ध एक महत्वपूर्ण मोड़ था जिसने मिडिल ईस्ट में प्रॉक्सी वॉर की गंभीरता को उजागर किया। हमास के साथ भी ईरान का संबंध गाजा पट्टी में इजराइल के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर को बढ़ावा देता है। हमास ने 2014 और 2021 में इजराइल के खिलाफ कई बार संघर्ष छेड़े हैं। ईरान ने हमास को फाइनेंशियल और मिलिट्री सपोर्ट दिया है, जिससे हमास के पास उन्नत मिसाइल सिस्टम और सैन्य ताकत आई है। यह प्रॉक्सी वॉर केवल इजराइल के लिए ही नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। हर बार जब हिजबुल्लाह या हमास इजराइल पर हमला करता है, मिडिल ईस्ट में अस्थिरता और बढ़ जाती है और वैश्विक शक्तियां भी चिंतित हो जाती हैं। सीरिया एक और प्रॉक्सी वॉर का मोर्चा। सीरिया के सिविल वॉर ने भी ईरान और इजराइल के बीच के टकराव को और बढ़ा दिया है। सीरिया में चल रही सिविल वॉर में ईरान ने बशर अल असद की सरकार का समर्थन किया है, जबकि इजराइल ने सीरिया में ईरान के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए कई एयर स्ट्राइक किए हैं। ईरान ने सीरिया में हिजबुल्लाह और अन्य मिलिशिया समूहों को तैनात किया है ताकि वह इजराइल के खिलाफ एक और मोर्चा खोल सके। यह लड़ाई सीरिया के अंदर तक सीमित नहीं है बल्कि इजराइल की सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती है। इजराइल ने सीरिया में ईरान के सैन्य ठिकानों पर कई बार हमले किए हैं। 2018 में इजराइल ने सीरिया में ईरानी ठिकानों पर सबसे बड़ा हवाई हमला किया, जिसमें ईरान के कई ठिकानों को नष्ट कर दिया गया। इजराइल ने स्पष्ट किया
कि वह ईरान को सीरिया में मजबूत होने का मौका नहीं देगा, क्योंकि इससे इजराइल की सुरक्षा को गंभीर खतरा होगा। सीरिया का संघर्ष इस बात का प्रमाण है कि मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल का टकराव केवल एक सीधी लड़ाई नहीं है, बल्कि कई मोर्चों पर लड़ी जा रही है। वैश्विक शक्तियों की भूमिका और शांति प्रयास। इस संघर्ष में वैश्विक शक्तियों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। अमेरिका, रूस और यूरोपियन यूनियन ने कई बार इजराइल और ईरान के बीच तनाव को कम करने की कोशिश की है, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकला है। अमेरिका इजराइल का सबसे बड़ा समर्थक है, जबकि रूस और चीन जैसे देश ईरान के साथ अपने राजनीतिक और आर्थिक संबंधों को बनाए रखे हुए हैं। यह संघर्ष केवल मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि यह वैश्विक राजनीति का भी हिस्सा बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति प्रयासों में संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ ने भी कई बार हस्तक्षेप किया है। JCPOA जैसी डीलें ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम मानी गईं, लेकिन ट्रंप प्रशासन के इस समझौते से बाहर होने के बाद ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को फिर से शुरू कर दिया। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच फिर से कोई कूटनीतिक समाधान निकलेगा, या यह संघर्ष एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ेगा। भविष्य की संभावनाएं और चुनौतियां। भविष्य में इस संघर्ष का समाधान निकालना आसान नहीं होगा। ईरान और इजराइल के बीच वैचारिक और धार्मिक टकराव बहुत गहरे हैं। दोनों देश अपनी अपनी स्थिति पर अडिग हैं और इस टकराव के समाधान के लिए कोई ठोस कूटनीतिक प्रयास सफल होते नहीं दिख रहे हैं। इजराइल के लिए ईरान का न्यूक्लियर कार्यक्रम एक बड़ा खतरा है, जबकि ईरान के लिए प्रॉक्सी वॉरफेयर एक सफल रणनीति रही है। जब तक ईरान अपने न्यूक्लियर हथियार बनाने की दिशा में आगे बढ़ता रहेगा और प्रॉक्सी समूहों को समर्थन देता रहेगा, तब तक मिडिल ईस्ट में शांति की संभावना दूर ही नजर आती है। यह संघर्ष मिडिल ईस्ट की स्थिरता को हमेशा के लिए प्रभावित कर सकता है। अगर यह टकराव बढ़ता है तो इसका असर वैश्विक तेल बाजारों पर भी पड़ेगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र है। वैश्विक अर्थव्यवस्था और राजनीति इस संघर्ष से अछूती नहीं रहेगी। निष्कर्ष, ईरान और इजराइल के बीच का यह संघर्ष न केवल सैन्य संघर्ष है, बल्कि धार्मिक, वैचारिक और क्षेत्रीय प्रभुत्व की लड़ाई भी है। यह संघर्ष मिडिल ईस्ट के भविष्य को गहराई से प्रभावित करेगा। जब तक दोनों देश अपने मतभेदों को सुलझाने के लिए तैयार नहीं होते, यह टकराव जारी रहेगा और इसका प्रभाव न केवल मिडिल ईस्ट बल्कि पूरी दुनिया पर महसूस किया जाएगा। क्या कभी इस संघर्ष का समाधान निकलेगा? क्या मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित होगी? यह सवाल अभी भी अनुत्तरित है और आने वाले वर्षों में इस संघर्ष का भविष्य क्या होगा, यह देखने वाली बात होगी। ईरान और इजराइल के बीच के इस लंबे, जटिल और लगातार बदलते संघर्ष को समझना न केवल मिडिल ईस्ट की राजनीति को समझने का जरिया है, बल्कि यह भी स्पष्ट करता है कि धार्मिक, वैचारिक और भू राजनीतिक मुद्दों का सम्मिश्रण कैसे दशकों तक एक अनसुलझी समस्या बन सकता है। संघर्ष का वैश्विक प्रभाव। इस संघर्ष का सबसे बड़ा पहलू यह है कि यह केवल दो देशों तक सीमित नहीं है। यह संघर्ष न केवल मिडिल ईस्ट बल्कि पूरी दुनिया पर असर डालता है। मिडिल ईस्ट दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक क्षेत्रों में से एक है और यहाँ होने वाली कोई भी अस्थिरता वैश्विक ऊर्जा बाजारों को प्रभावित करती है। ईरान के खिलाफ लगने वाले प्रतिबंधों से तेल के दामों में भारी उथल-पुथल देखने को मिलती है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक होती है। ईरान और इजराइल के बीच के संघर्ष में शामिल वैश्विक शक्तियों के हित भी टकरा रहे हैं। अमेरिका, जो इजराइल का सबसे मजबूत समर्थक है, हर मौके पर इजराइल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कूटनीतिक और सैन्य कदम उठाता रहा है। अमेरिका और इजराइल के बीच मजबूत गठबंधन ने मिडिल ईस्ट के शक्ति संतुलन को प्रभावित किया है। दूसरी ओर रूस और चीन जैसे देश, जो ईरान के साथ अपने आर्थिक और राजनीतिक संबंधों को बनाए रखते हैं, इस टकराव में अपने हितों को साधने की कोशिश करते हैं। रूस का सीरिया में हस्तक्षेप और असद सरकार का समर्थन ईरान के साथ उसके मजबूत संबंधों का प्रमाण है। रूस ने अपने सैन्य अड्डों को मिडिल ईस्ट में बनाए रखने और पश्चिमी शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए ईरान के साथ गठजोड़ किया है। वहीं चीन ने भी अपने आर्थिक संबंधों को ईरान के साथ मजबूत किया है। खासकर अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद ईरान से तेल खरीदने के मामले में यह वैश्विक शक्ति संतुलन इस संघर्ष को और जटिल बना देता है, क्योंकि इसमें केवल दो देश नहीं
बल्कि पूरी दुनिया के बड़े खिलाड़ी शामिल हो जाते हैं। संघर्ष की आंतरिक जटिलताएं और ईरानी रणनीति, ईरान की रणनीति जो प्रॉक्सी वॉरफेयर पर आधारित है, उसकी दीर्घकालिक योजना का हिस्सा है। सीधे टकराव के बजाय ईरान हिजबुल्लाह, हमास और अन्य समूहों के माध्यम से अपने विरोधियों को कमजोर करता है। यह रणनीति न केवल इजराइल को सैन्य रूप से नुकसान पहुंचाने के लिए है, बल्कि इससे ईरान अपने संसाधनों को भी सुरक्षित रखता है। इससे एक और फायदा यह होता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईरान पर सीधे सैन्य हमले का खतरा कम हो जाता है, क्योंकि वह खुद सीधे हमलों में शामिल नहीं होता। यह प्रॉक्सी वॉरफेयर, जिसे असिमेट्रिकल वॉरफेयर के रूप में भी जाना जाता है, ईरान के लिए एक प्रभावी हथियार साबित हुआ है। हिजबुल्लाह ने लेबनान के दक्षिणी हिस्से से इजराइल पर कई बार हमले किए हैं और हमास ने गाजा से इजराइल पर रॉकेट हमले जारी रखे हैं। इन हमलों से इजराइल को अपने सीमावर्ती इलाकों में लगातार सैन्य सतर्कता बनाए रखनी पड़ती है, जिससे उसकी आर्थिक और सैन्य लागत बढ़ती रहती है। ईरान ने अपनी सैन्य ताकत को प्रॉक्सी समूहों के जरिए फैलाकर यह सुनिश्चित किया है कि मिडिल ईस्ट में उसका दबदबा बना रहे। इन समूहों को हथियार, पैसा और लॉजिस्टिकल सपोर्ट देकर ईरान ने मिडिल ईस्ट में अपने विरोधियों के खिलाफ एक शक्तिशाली रणनीति अपनाई है। सीरिया में ईरान की सैन्य उपस्थिति ने इस रणनीति को और मजबूत किया है। सीरिया के सिविल वॉर में ईरान का हस्तक्षेप उसे मिडिल ईस्ट में और मजबूत बनाता है और इससे वह इजराइल पर एक और प्रॉक्सी मोर्चा खोलने में सफल रहा है। इजराइल की रणनीति और सैन्य अभियान दूसरी तरफ, इजराइल ने भी अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इजराइल की सबसे बड़ी चिंता ईरान का न्यूक्लियर कार्यक्रम है। इजराइल ने हमेशा यह सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर हथियार न बना सके। इजराइल का मानना है कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार आते हैं तो यह उसके अस्तित्व के लिए खतरा होगा। इसी वजह से इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर कई साइबर अटैक्स किए हैं और न्यूक्लियर वैज्ञानिकों की हत्या के पीछे भी इजराइल का हाथ माना जाता है। इसके अलावा इजराइल ने लेबनान और गाजा में स्थित हिजबुल्लाह और हमास के ठिकानों पर कई हवाई हमले किए हैं। इजराइल का आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम इन प्रॉक्सी हमलों से बचाव के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इजराइल के लिए यह संघर्ष केवल सैन्य संघर्ष नहीं है, बल्कि यह एक अस्तित्व की लड़ाई है और वह हर संभव तरीके से अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है। कूटनीतिक प्रयास और शांति की संभावनाएं। इस लंबे संघर्ष के बावजूद कई बार कूटनीतिक प्रयास भी हुए हैं। 2015 में हुई JCPOA डील, ईरान न्यूक्लियर डील ने एक बार के लिए ईरान के न्यूक्लियर कार्यक्रम को धीमा कर दिया था, लेकिन 2018 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस डील से बाहर निकलने के बाद यह फिर से एक बड़ा मुद्दा बन गया। इजराइल इस डील के खिलाफ था क्योंकि उसे लगता था कि यह डील ईरान को न्यूक्लियर बम बनाने से नहीं रोकेगी, बल्कि उसे और समय देगी। यूरोपियन यूनियन और संयुक्त राष्ट्र ने भी इस संघर्ष को हल करने की कोशिश की है, लेकिन अब तक किसी भी प्रयास को स्थायी सफलता नहीं मिली है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इजराइल और ईरान दोनों ही अपनी अपनी जगह पर अडिग हैं। इजराइल अपनी सुरक्षा के लिए कोई समझौता नहीं करना चाहता और ईरान अपने न्यूक्लियर कार्यक्रम को अपनी सुरक्षा और क्षेत्रीय प्रभुत्व का एक जरिया मानता है। भविष्य में यह देखना होगा कि क्या कोई स्थायी कूटनीतिक समाधान निकलेगा या यह संघर्ष और भी गहरा हो जाएगा। वैश्विक शक्तियां जैसे अमेरिका, रूस और चीन इस संघर्ष को अपने अपने हितों के अनुसार देखते हैं और इसीलिए एक व्यापक समाधान निकालना कठिन हो जाता है। शक्ति संतुलन में बदलाव। सऊदी अरब और इजराइल का गठबंधन इस संघर्ष का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। सऊदी अरब और इजराइल के बीच हाल के वर्षों में उभरता गठबंधन। हालांकि दोनों देशों के बीच आधिकारिक संबंध नहीं है, लेकिन ईरान के बढ़ते प्रभाव के कारण सऊदी अरब और इजराइल के बीच सुरक्षा और खुफिया जानकारी साझा करने के संकेत मिले हैं। यह गठबंधन मिडिल ईस्ट की राजनीति में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। सऊदी अरब, जो मिडिल ईस्ट में सुन्नी इस्लाम का प्रमुख प्रतिनिधि है, हमेशा से शिया ईरान के प्रभाव से चिंतित रहा है। सऊदी अरब और इजराइल के साझा हित ईरान को कमजोर करने के हैं और अगर यह गठबंधन मजबूत होता है तो इससे मिडिल ईस्ट में शक्ति संतुलन में बड़ा बदलाव आ सकता है। यह गठबंधन केवल क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इससे वैश्विक स्तर पर भी बड़े प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। अमेरिका और अन्य पश्चिमी देश भी इस गठबंधन को लेकर सकारात्मक हो सकते हैं, क्योंकि यह ईरान के खिलाफ
एक मजबूत मोर्चा तैयार करेगा। निष्कर्ष, क्या शांति की कोई उम्मीद है? इजराइल और ईरान के बीच का यह संघर्ष सिर्फ एक क्षेत्रीय लड़ाई नहीं है, बल्कि यह एक वैश्विक मुद्दा बन चुका है। यह लड़ाई धार्मिक, वैचारिक, राजनीतिक और सैन्य स्तरों पर लड़ी जा रही है। इस संघर्ष में कई मोर्चे हैं: प्रॉक्सी वॉर, न्यूक्लियर कार्यक्रम, वैश्विक शक्तियों के हस्तक्षेप और मिडिल ईस्ट की भू राजनीतिक स्थिति। शांति की संभावना तभी हो सकती है जब दोनों देश अपने वैचारिक मतभेदों को सुलझाने के लिए तैयार हों, लेकिन यह आसान नहीं है। ईरान के लिए इजराइल का अस्तित्व हमेशा एक चुनौती रहा है और इजराइल के लिए ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सबसे बड़ा खतरा है। जब तक ये मूल मुद्दे हल नहीं होते, तब तक यह संघर्ष जारी रहेगा। हालांकि वैश्विक स्तर पर कूटनीतिक प्रयास जारी हैं और सऊदी अरब और इजराइल जैसे देशों के बीच उभरते गठबंधन से इजराइल को ईरान के खिलाफ एक मजबूत सुरक्षा नेटवर्क मिल सकता है। लेकिन यह कहना मुश्किल है कि यह गठबंधन इस संघर्ष को समाप्त कर पाएगा या नहीं। क्या इजराइल और ईरान के बीच शांति संभव है? यह सवाल अब भी अनुत्तरित है और शायद आने वाले दशकों तक रहेगा। लेकिन एक बात निश्चित है, जब तक यह संघर्ष जारी रहेगा, मिडिल ईस्ट की स्थिरता और वैश्विक राजनीति हमेशा इसके प्रभाव में रहेगी। यह एक ऐसी लड़ाई है जिसका अंत अभी दिखता नहीं और इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर महसूस किया जाता रहेगा।